एक बार फिर आया है मौका बाजारों को बेहतर जानने का, जैसा आपने पहले भी अनुभव किया है। 2016 2018 2021, क्योंकि एक बार फिर आ गया है कोटक इक्विटी कलोक्वियम, एक ऐसा मंच जहां भारत के सबसे बड़े बाजारों के बारे में ज्ञान मिलता है। कोटक इक्विटी कलोक्वियम। तो हो जाइए शामिल उद्योग जगत के सबसे बड़े नामों के साथ। बढ़ाइए अपनी जानकारी इनके बाजार के महाज्ञान के साथ। जानिए क्या होंगे आने वाले कल के प्रचलन और बाजारों के हाल। मौका है इन जानकारों के अनुभव का लाभ उठाकर अपने निवेशकों के साथ बांटने का। गहराई से जानिए उन क्षेत्रों के बारे में जो आपके आने वाले कल को बनाएंगे, जिससे आपको मिल सकती है मदद आगे बढ़ने में। पाइए एक नया नजरिया और नए साधन जो आपकी व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो आइए शामिल हो जाइए कोटक इक्विटी कलोक्वियम। नमस्कार। इक्विटी कलोक्वियम अप्रैल 2021 में आप सभी का स्वागत है। इस महीने हम फार्मा सेक्टर पे एक प्रेजेंटेशन लेके आए हैं। पिछले 4-5 महीनों से हमने अलग अलग सेक्टर पे एक प्रेजेंटेशन किया है। आपका फीडबैक, आपके सजेशंस कि इस प्रोग्राम का हम और कैसे अच्छा बनाएं, ये हम कोशिश करते हैं कि हर महीने इस प्रोग्राम के थ्रू हम इसको और जारी रखें, इस प्रोग्राम को और क्वालिटेटिव और इन्फॉर्मेटिव बनाएं। हमेशा की तरह इस बार हमारे साथ हर्षा उपाध्याय, जो हमारे हेड ऑफ़ इक्विटीज़ और CIO है, वो उपस्थित है। धनंजय, जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट है, जिनको आपने 2-3 महीने पहले दूसरे सेक्टर के प्रेजेंटेशन पे सुना था, इस महीने वो आपको फार्मा सेक्टर पे एक प्रेजेंटेशन देंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अभी हर्षा को इनवाइट करूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। उनको पोडियम देने से पहले तहे दिल से एक और बार शुक्रिया। नए फाइनेंशियल ईयर की शुभकामनाएं आपको, और आपके ये फीडबैक और सजेशंस हमें लगातार देते रहिए ताकि हम इस प्रोग्राम को और अच्छा करें और इन्फॉर्मेटिव बनाएं। शुक्रिया एक और बार एंड वेलकम टू इक्विटी कलोक्वियम अप्रैल 2021। धन्यवाद मनीष। हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं इस इक्विटी कोलोक्वियम के इस एडिशन में, सभी लोगों को स्वागत है। मैं मानता हूं कि आप और आपके परिवार इस कोविड महामारी के समय में सुरक्षित हैं। अभी आज हम इंडियन फार्मा सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा जो कोलीग है धनंजय, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में बात करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले संक्षेप में मैं मार्केट सेटअप और मार्केट आउटलुक के बारे में बात करूंगा। मुझे लगता है कि काफ़ी सवाल होंगे बाद में मार्केट के बारे में और फार्मा सेक्टर के बारे में। प्रेजेंटेशन के बाद आखिर में हम सवाल जवाब का सेशन भी कंडक्ट करेंगे। जैसे कि मार्केट आउटलुक के बारे में हमारा ओपिनियन जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, यानी कि हम मानते हैं कि जो अभी जो वोलेटिलिटी थोड़ा बहुत मार्केट में देखने को मिला है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और जो इन्वेस्टर्स को इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना है इस साइडवेज या लोअर वैल्यूएशन लेवल जो मिले हैं इस वोलेटिलिटी के चलते हुए, वहाँ पे निवेश इंक्रीज करके इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। हम इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि जो जनवरी टू मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, सभी रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं, और कोविड का जो सेकेंड वेव था वो मार्च तक इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमी या बिजनेसेस पे नहीं किया था। तो हमारे हिसाब से जो ट्रेंड है सितंबर दिसंबर 2020 और अभी जो देखने को मिलेगा मार्च 21 रिजल्ट्स में, वो ट्रेंड वही रहेगा जहाँ पे सीक्वेंशियल इम्प्रूवमेंट रहेगा अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी में।
एंड उसके हिसाब से वैल्यूएशंस भी थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्ट हुए हैं, मार्केट भी थोड़ा नीचे आया है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये वैल्यूएशंस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहने का कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि सेकेंड वेव जो कोविड का है उसका क्या अनुमान लगा सकते हैं वो बोलना मुश्किल है, लेकिन हमें लगता है कि बेस केस अगर आप अज्यूम करेंगे तो ये नेशनल लॉकडाउन जो 2020 में जो हुआ था उस उसके ज़रिए जो प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री को, बिजनेसेस को, इकोनॉमी को जो हुआ था उतना इस बार नहीं होगा लगता है। हमें लगता है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे वो लोकलाइज रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ वक्त के लिए होंगे और कंटिन्यूस लॉकडाउन नहीं रहेगा। और जो भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा बिजनेसेस पे वो लोकलाइज रहेगा और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के हिसाब में तुलना में इस क्वार्टर में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब देखते हुए हमें लगता है कि जो भी मौका मिलेगा लोअर वैल्यूएशंस में वहाँ पे निवेश बढ़ाना चाहिए और आगे के 2-3 साल अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रिवाइवल चल रहा है, भले वो थोड़ा हिकअप में आया है अभी कोविड महामारी चलते हुए, लेकिन ज़रूर लोगों को वेल्थ क्रिएट करने का एक मौका ज़रूर मिलेगा। अगर अब हम इस बार का प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे तो आप लोग सभी समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल का कितना इम्पोर्टेंस है ओवरऑल इंडस्ट्री और इकोनॉमी। अगर आप एक विश्व जीडीपी का हिसाब से इसको तुलना करते हैं तो करीब करीब 10% जो है वो हेल्थ केयर स्पेंड के हिसाब से बोल सकते हैं। तो एक बड़ा सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स और इसमें इंडिया का क्या योगदान रहेगा ग्लोबल सिनेरियो में, कितना आगे इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर पहुंच सकता है, क्या ड्राइवर्स हैं इस बिजनेस में जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए और उसको एनालाइज करके निवेश करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट के आजकल के जो पॉलिसीज हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स या जो ग्लोबल बाजार में चाइना के अगेंस्ट कॉम्पीट करने के लिए जो चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी है, सबको देखते हुए इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर कैसे करेगा, कौन से सब सेगमेंट्स में अपॉर्चुनिटी लगता है, क्या कोविड एक अपॉर्चुनिटी है या एडवर्स इम्पैक्ट रहेगा इस सेक्टर पे, इस सब विषय पे मेरे जो कोलीग हैं धनंजय वो आगे के टाइम में इसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। मैं अभी उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे आके प्रेजेंटेशन करें। धन्यवाद। ओवर टू यू धनंजय। गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। आज हम हेल्थ केयर पर चर्चा करेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर पर पूरी दुनिया का खर्च जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रहा है और आज ये पूरी दुनिया के जीडीपी का लगभग 10% है, जो कि करीब 8.3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। पिछले 2 दशकों से ग्लोबल हेल्थ केयर पर खर्च 6% सालाना की दर से बढ़ रहा है और आज पूरा ग्लोबल हेल्थ केयर पर खर्च क्रूड ऑयल, आयरन एंड स्टील, कोल और बेस मेटल प्रोडक्शन की कीमत से 2 गुने से भी ज़्यादा है। पूरी दुनिया के देशों में हेल्थ केयर पर खर्च जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से लगातार बढ़ रहा है और ये कम आय से ज़्यादा आय वाले देशों में सभी में देखा गया है और आज लगभग देशों में हेल्थ केयर पर जीडीपी के हिसाब से खर्च का प्रतिशत 5 से 8% के बीच में है। बढ़ती हुई आय और सरकारों द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ना हेल्थ केयर पर खर्च बढ़ने का सबसे बड़ा कारक है। इसके अलावा बढ़ती हुई जागरूकता और बढ़ता हुआ एक्सेस हेल्थ केयर के लिए ये दूसरे बड़े कारण हैं जिनके कारण हेल्थ केयर पर खर्च लगातार बढ़ रहा है।
हेल्थ केयर पर पूरी दुनिया में सालाना 8.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च का खर्च में से लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर दवाओं पर खर्च होता है, और ये पिछले कई सालों से लगभग 6% की दर से सालाना बढ़ रहा है, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि लगभग ये आगे भी 4 से 5% की दर पर बढ़ता रहेगा। दवाओं पर खर्च पूरी दुनिया के सभी प्रमुख बाजारों में लगातार बढ़ रहा है। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा दवाओं का बाजार है, जो लगभग पूरी पूरी दुनिया के बाजार का 50% है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन और चीन दुनिया के सबसे बड़े दवाओं के बाजार हैं। भारत आज तो दुनिया का एक छोटा बाजार है दवाओं का, लेकिन बड़े बाजारों में ये सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। ऐसे तो भारत खपत के हिसाब से एक छोटा बाजार है दवाओं के लिए, लेकिन ग्लोबल फार्मा सप्लाई चेन में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दुनिया की पूरी वैक्सीन में से 50% से ज़्यादा भारत में बनती है। साथ ही दुनिया में जेनेरिक दवाओं में पूरी पूरी जेनेरिक दवाओं में से 40% से ज़्यादा भारत में बनती है। दुनिया में जेनेरिक दवाओं की सबसे बड़ी 10 कंपनियों में से 4 और सबसे बड़ी 20 कंपनियों में से 8 भारतीय हैं। FY20 में भारत की कंपनियों ने दुनिया भर में लगभग 16 बिलियन डॉलर की दवाओं का निर्यात किया था, और ये 2025 तक लगभग 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत के दवाओं के निर्यात के लिए यूएस और यूरोपियन यूनियन सबसे बड़े बाजार हैं। यूएस जेनरिक दवाओं के मार्केट के लिए पिछले कई साल चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इसका मुख्य कारण जेनरिक दवाओं की कीमत में आई गिरावट है, लेकिन हमने पिछले कुछ तिमाहियों में ऐसा देखा है कि दवाओं की कीमत की गिरावट अब स्टेबल हो गई है, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि आगे आने वाले सालों में यूएस की जेनरिक दवाओं का बाजार धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। भारत की कंपनियों का यूएस के जेनरिक दवाओं के बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे ANDA अप्रूवल्स में से 40% से ज़्यादा ANDA अप्रूवल्स भारतीय कंपनियों को मिलते हैं, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। साथ ही भारत की कंपनियां आज कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में भी अब ANDA अप्रूवल्स जीत रही हैं। इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में यूएस के जेनरिक दवाओं के बाजार में भारतीय कंपनियों की पैठ बढ़ेगी। यूएस FDA के कंप्लायंस रिकॉर्ड के हिसाब से भी भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में बेहतर हुआ है। जो वार्निंग लेटर्स यूएस FDA द्वारा कंपनियों को दिए जाते हैं, उसमें से भारतीय कंपनियों को मिलने वाले वार्निंग लेटर्स में धीरे धीरे कमी आई है। इससे भारतीय कंपनियों का सप्लाई रिकॉर्ड धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। हम घरेलू बाजार की तरफ देखें तो पिछले साल कोरोना के कारण बाजार पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, और पिछले साल की ग्रोथ 10% से घटकर लगभग 2% रह गई थी। लेकिन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि बाजार वापस ग्रोथ की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। कोविड का इम्पैक्ट घरेलू दवाओं के बाजार में मुख्यतः एक्यूट थेरेपी की दवाओं पे पड़ा था, जिनमें FY21 में FY20 के कंपैरिजन में गिरावट आई थी। क्रॉनिक थेरेपी की दवाओं की सेल में FY21 में
थोड़ी गिरावट आई, लेकिन वो एक्यूट थेरेपी की दवाओं की सेल के बनिस्बत काफ़ी कम थी। आगे उम्मीद की जाती है कि दोनों एक्यूट और क्रॉनिक थेरेपी की दवाओं में डबल डिजिट्स में आगे ग्रोथ होगी, और ये जैसे जैसे कोविड के रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे वैसे उसी तरह ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कोविड महामारी के कारण अभी वैक्सीन पे भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भारतीय कंपनियों के लिए बनी है। ऐसा माना जाता है कि भारत के लिए 2 बिलियन डोजेस से ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत होगी, और इसके लिए पूरे मार्केट साइज लगभग 40,000 करोड़ से ज़्यादा होगा। जो भारतीय कंपनियां सही समय पर वैक्सीन की पर्याप्त डोजेस के साथ तैयार होंगी, उनके लिए मुनाफे का ये बड़ा अवसर हो सकता है अगले 1 से 2 सालों के लिए। फॉर्मुलेशंस और वैक्सीन्स के अलावा एपीआईज फार्मा कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर है। एपीआईज का कुल ग्लोबल मार्केट $200 बिलियन से ज़्यादा है, और ये लगभग 8% से बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय कंपनियां पूरे विश्व में एपीआई के बड़े सप्लायर हैं, लेकिन भारतीय कंपनियां चीनी कंपनियों पर कच्चे माल पर निर्भर हैं। लगभग 65% जो कच्चा माल भारतीय कंपनियां इंपोर्ट करती हैं वो चाइना से आता है। ये डिपेंडेंस आगे भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पूरी दुनिया चाइना के अलावा दूसरे देशों से अपना सप्लाई चेन अपने लिए सप्लाई चेन बनाना चाहती है, और इसमें भारतीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। चाइना के एपीआई एक्सपोर्ट भारत के एपीआई एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में लगभग 10 गुना है, और अगर भारतीय कंपनियां चाइना से लगभग 10% भी हिस्सा ले पाए तो भारत का एपीआई निर्यात 2 गुना से ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए सरकार ने भी भारतीय कंपनियों को मदद करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें से सबसे बड़ा कदम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। इसमें सरकार ने नए एपीआई प्लांट लगाने के लिए कंपनियों को करीब 20% तक इंसेंटिव दिया है, और इसके अंतर्गत सरकार ने एपीआई प्लांट्स के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है, और इन प्रपोजल्स में लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। क्रायम्स एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो भारतीय कंपनियों के लिए अभी आगे खुल रही है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया भर की बड़ी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारतीय कंपनियों को या और दूसरे देशों की कंपनियों को अपना खर्च कम करने के लिए देती हैं। भारतीय कंपनियां ऐसे तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कैपेबल हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये मार्केट में पैठ नहीं बनाई थी, और आगे उम्मीद की जाती है कि भारतीय कंपनियां यूरोपीय और चाइनीज क्रैम्स कंपनियों से काफ़ी हिस्सा छीनेंगी। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि यूएस जेनरिक दवाओं का बाजार अब स्टेबल है, और आगे इसमें मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिलेगी, और भारतीय कंपनियां इस बाजार में धीरे धीरे अपना शेयर बढ़ाएंगी। डोमेस्टिक मार्केट भी जो पिछले साल कोविड महामारी के कारण जिसमें गिरावट आई थी, उसमें भी अब धीरे धीरे ग्रोथ वापस आएगी, और भारतीय कंपनियों का इसमें का ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों धीरे धीरे बढ़ेगा। एपीआई मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा अवसर, भारतीय कंपनियों को बहुत ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं,
क्योंकि पूरी दुनिया चीनी कंपनियों के अलावा दूसरे सोर्सेज से इंपोर्ट करने के लिए का अवसर देख रही है। ओवरऑल भारतीय कंपनियों के लिए काफ़ी सारे अवसर हैं और हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय कंपनियां ग्रोथ की तरफ जाएंगी। हेल्थ केयर में फार्मा के अलावा हॉस्पिटल्स एक दूसरा बड़ा सेक्टर है। हॉस्पिटल्स में हम देखें तो भारत में हॉस्पिटल बेड्स की काफ़ी कमी है और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज से भी कंपेयर करें तो भारत में पॉपुलेशन के हिसाब से बेड्स काफ़ी कम है। इसके साथ ही ट्रेन्ड डॉक्टर्स और नर्सेस की भी संख्या पूरी दुनिया में सबसे कम है। इसके अलावा धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण डिसीज बर्डन भी धीरे धीरे बदल रहा है। पहले जहां ज़्यादातर बीमारियां एक्यूट और कम्युनिकेबल होती थी, आजकल ज़्यादातर बीमारियां लाइफस्टाइल ड्रिवन या नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, जिनमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इसके कारण धीरे धीरे हॉस्पिटल की डिमांड भी बढ़ रही है। इसके अलावा इंश्योरेंस के ज़्यादा लोकप्रिय होने के कारण भी अब हॉस्पिटल बेड्स की अफोर्डेबिलिटी भी लगातार बढ़ रही है। इसके कारण भी हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ रही है। साथ ही मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ने से। भारत दुनिया में अच्छी क्वालिटी के हेल्थ केयर में सबसे कॉम्पिटिटिव देशों में से एक है और पिछले कई सालों में हेल्थ टूरिज्म में आने वाले लोगों में लगभग 30% सालाना की दर से इजाफा हुआ है। साथ ही हॉस्पिटल चेन्स अब डिजिटल प्रेजेंस पर भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। हमने ये देखा है कि हॉस्पिटल्स टेली कंसल्टेशन, ऑनलाइन डायग्नोस्टिक्स और ई फार्मेसी जैसे नए बिजनेस बना रहे हैं, जिनसे आने वाले समय में हॉस्पिटल्स के लिए कमाई के कई नए अवसर पैदा होंगे। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि भारत में हॉस्पिटल बेड्स की वैसे भी कमी है और आने वाले समय में लगातार इनकी डिमांड में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के बढ़ने और मेडिकल टूरिज्म के बढ़ने से ये डिमांड और तेज हो सकती है। ओवरऑल हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय हॉस्पिटल्स के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए कई अवसर होंगे। थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड टुडे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.